आदित्य आपने मॉड्यूल लिया नहीं हमसे पास ले लिया कल आप लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन के दो एक्सरसाइज डिस्कस किया आप लोगों ने कोई डाउट? एक्सरसाइज 9.3 कौन कौन से एक्सरसाइज किया होगा? 9.4 और 9.5 ये 9.3 और 9.2 तो मैंने पूरा नहीं किया था ऑर्डर और उसकी क्या नंबर तो वो तो नहीं है उसके बाद वाली से कनेक्ट परसेंट भी नहीं करते थर्ड और फोर्थ करनी है आपसे कर सकते हैं लिख भी नहीं किया ओल्ड टेक्स्ट बुक का 9.4 9.5 न्यू टेक्स्ट बुक का 9.3 9.4 9.3 पूरा सेपरेबल फंक्शन सोच लो कोई डाउट होते है स्पेसिफिकली जो लास्ट वर्ड कॉलम्स है देखो अगर कोई हो तो डाउट तो मुझे जो लग रहा है एक क्वेश्चन में बता देता हूँ बाकी तो कुछ नहीं आपको वर्ड प्रॉब्लम जब चाहिए तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले आप लोगों को इंटरप्रेट करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना होगा लाइक अगर आप लोगों को दिया जाए उसका क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% per year राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years आपको बोला गया कि बैंक में आप पैसे डालते हो वो बैंक में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ₹100 डालते हो तो ₹200 हो जाते हैं कितने साल में 10 साल में तो पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा राइट अगर इसका मतलब क्या हुआ हमने अगर सपोज मान लेते हैं कि इनिशियली अगर मैंने ₹P प्रिंसिपल अमाउंट अगर डिपॉजिट करवाया तो P का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में मुझे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में मिलेगा ना जितना ज्यादा टाइम रखूंगा उतना ज्यादा मिलेगा तो P क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है R% पर किसका मुझे R% मिलेगा बट R% किसका मिलेगा अपने अमाउंट का मिलेगा ना मैं अपने अकाउंट में जो डिपॉजिट करूंगा उसका मिलेगा तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब ये dp/dt = R/100 ऑफ P ये आपका फर्स्ट सेंटेंस का मतलब dp/dt क्या है आपका प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज जो आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा होगा क्या रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो R% से मिल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है तो R% किसका अपने अमाउंट का R% ऑफ P हो गया R% को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा R/100 into P स्टेटमेंट समझ आया तो कितना हो गया तो फिर तो क्या सेपरेबल ही है dp/P = R/100 of dt दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा dp/P का इंटीग्रेशन ln P R/100 ऐसे 1 का इंटीग्रेशन T + T बहुत सारे अननोन सारे ढूंढने पड़ेंगे कैसे ढूंढूंगा इनिशियली टाइम पर जब 0 टाइम था मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा तो डिपॉजिट को सपोज मैं ₹P0 ले लेता हूँ इनिशियली सपोज मैंने ₹P0 डिपॉजिट करवाया मतलब P0 मैंने ₹100 दिया हुआ है कितना रुपीस डिपॉजिट करवाया ₹100 क्वेश्चन में दिया कि ₹100 डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो P आपका ₹100 है तो अब जब आपका T 0 है इनिशियली डिपॉजिट करवाया तो तब तक तो कोई टाइम चालू ही नहीं हुआ था तो इसका T कितना हो जाएगा आपका ln of 100 ये T0 हो गया तो T कितना हो जाएगा ln of 100 T की जगह पर क्या रखूंगा ln 100
शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ln p माइनस ln 100 इज इक्वल टू r by 100 t। ln p माइनस ln 100 को क्या लिखोगे, ln of p by 100 इज इक्वल टू r by 100 of t। अब पूछा क्या है कि आपका p जो है, जो आपने 100 रुपीज डिपोजिट कर रहा है, तब वो 200 रुपीज हो जाता है, कितने सालों में, 10 सालों में। तो आपका r क्या होगा, ये पूछा गया था। ये सारी वैल्यू रख लेते हैं। p को 200 तो 200 by 100, ln 2 यहाँ पर 10 तो 10 by 100, r by 10 तो r की वैल्यू 10 टाइम ln 2। क्वेश्चन में ln 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ln 2 की वैल्यू अगर नहीं दिया तो मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता, मतलब ये मेरा आंसर हो जाता, बट उन्होंने दिया है तो उसकी वैल्यू रख लेते हैं। लोग ये 2 की वैल्यू 0.6931, तो 10 into 0.6931 तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 6.931 परसेंटेज अगर मुझे मिल रहा होगा, मतलब बैंक अगर मुझे दे रहा होगा, तो 100 रुपये का 200 मतलब डबल होने में कितना टाइम लगेगा, 10 साल। तो दो टाइप के क्वेश्चन से हो सकते हैं। पहला टाइम दे दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया होगा, टाइम पता करना होगा, राइट। आपको पर्टिकुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, अगर आपको बोला जाएगा कि इसको 3 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, तो सेम क्वेश्चन है। आर आपको पहले से मेंशन है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको पूछा जाएगा कि आपको 3 टाइम्स करना होगा, तो कितना टाइम में 3 गुना हो जाएगा आपके पैसे। तो फिर इसमें क्या चेंज करूंगा, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं, यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं, ये वाले था। फिर आप लोगों का थोड़ा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, फिर मुझे ये जानने की जरूरत है कि मैंने इनिशियली कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, बिकॉज जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ उसका 3 टाइम चाहिए। इस तरह की मेरा इनिशियल टाइम जब t 0 होगा तो मैं p को कुछ मान लेता हूँ, सपोज p 0, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का t आपका 0 था, तो t कितना हो जाएगा, ln of p 0, t की जगह पर ln p 0 रख के शिफ्ट करूंगा, तो ln p माइनस ln p 0 इक्वल टू r by 100 of t। The ln of p by p0 is equal to r by 100 of t। अब पूछा क्या गया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, तो आपके p को 3 टाइम्स p0 होने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, राइट। तो p की जगह पर क्या डाल दूंगा, 3 टाइम्स p0, तो p0 कैंसिल, क्या मिलेगा, ln 3 इसको 10%, तो 10 by 100 तो 1 by 10, कितने साल लग जाएंगे, 10 ln 3 years लग जाएंगे, अगर मुझे 3 टाइम करना है। ln 3 की वैल्यू दिया होगा तो डाल दूंगा, नहीं दिया तो छोड़ दूंगा, ठीक है। ये वो अमाउंट की बात। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, जिसको उसके नीचे ही है, उसी का 21 में दिया था कि इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 इयर्स। इसमें क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। इसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन में क्या था, आप लोगों को टाइम दिया था, आर फाइंड करना था। इस वाले क्वेश्चन में आर दिया हुआ था, टाइम फाइंड करना था। ये वाला जो 20 सेकंड क्वेश्चन उसमें दोनों दिया हुआ है। 21st क्वेश्चन में टाइम भी दिया है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, उसमें आपको ढूंढना है पी, उसमें आप लोगों को क्या ढूंढना है, पी। तो यहाँ तक सब कुछ है, यहाँ तक सब कुछ है। ln p इज इक्वल टू r by 100 ऑफ t प्लस t। तो इनिशियली आप लोगों को कितना अमाउंट डिपॉजिट करो दिया हुआ है, 1000 रुपीज। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln 1000 है ना, t को 0 तो c कितना है, ln 1000, शिफ्ट करूंगा तो ln p by 1000 इक्वल टू r दिया हुआ आप लोगों को 5%, 5 by 100 ऑफ t। आपको बोलेंगे 10 साल में आपके पैसे कितने हो जाएंगे, t भी दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10, p by 1000, ये ln हटेगा तो e raised to 1/2, और e raised to 1/2 की वैल्यू दिया हुआ है, e raised to 0.5 दिया हुआ है, 1.648। फिर ये 1000 सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 सामने मल्टीप्लाई होगा, कितने रुपीस हो जाएंगे, 1648 रुपीस हो जाएंगे 10 साल में, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है। इसका 22nd क्वेश्चन में बैक्टीरियल काउंट के ऊपर दिया हुआ है। बोला गया कि भाई इन ए कल्चर द बैक्टीरियल काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना इंक्रीज हो जाता है, 10%।
इन हाउ मेनी आवर्स विल इट द काउंट रीच 2 lakhs, मतलब आपको पूछेगा कितने घंटे में जो 1 लाख था बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, ये ढूंढना आप लोग को। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जो लास्ट लाइन है वो सबसे काम की, क्योंकि दूसरा आपका स्टेटमेंट बनने वाला है, उसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ मुझे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, कैसे लिखूं मैथमेटिकली, क्या लिखे, जी मतलब ग्रोथ, मतलब बैक्टीरियल प्रेजेंट को बी नाम दे देते हैं, dB by dt फिर इज प्रोपोर्शनल टू द क्या दिया हुआ है, नंबर प्रेजेंट बी, बैक्टीरिया बी दिया ना, बट dB by dt क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, rate of growth of bacteria with respect to time is proportional to the number present, ये दिया हुआ। प्रोपोर्शन हटाओगे तो कांस्टेंट ऐड करोगे तो dB by dt इक्वल टू kb, सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, dB by b इज इक्वल टू k टाइम dt, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ln b k, वन का t प्लस टी, दो अननोन है, टी और टी दोनों फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, टी जब 0 होगा तो बी को हम लोग ले लेते हैं, इनिशियली कितना था 1 लाख, तो टी 0 सी कितना हो जाएगा ln 1 लाख, इसको शिफ्ट करोगे तो ln ऑफ बी बाई 1 लाख इज इक्वल टू के टी। अभी भी के ढूंढना पड़ेगा, के कैसे ढूंढे तो उन्होंने और एक इन्फॉर्मेशन दिया, 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स उस बैक्टीरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है, 10%, पहले कितना था 1 लाख, उसका 10% इंक्रीज हो गया, 1 लाख का 10% कितना 10,000, तो 2 घंटे के बाद वही बैक्टीरिया कितने तक पहुंच जाएंगे, 1,10,000 तक। तो वो सारी वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो ln 1,10,000 डालूंगा तो बचेगा क्या, ln 11/10, अब तो 0 0 कैंसिल, तो ln 11/10 इज इक्वल टू 2k, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ k, 1/2 ln ऑफ 11/10, ये k की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो मुझे फाइनली एक इक्वेशन मिला ln b अपॉन 1 lakh इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 11/10 इंटू t। तो आपको लास्ट का फाइन क्या करना है, बैक्टीरिया का काउंट कहाँ पहुंच जाना चाहिए 2 लाख पे, तो आपको टाइम कितना लेगा, तो बी की जगह पर क्या रख लेंगे 2 लाख, तो बी की जगह पर जब आप 2 लाख रखोगे तो ln 2 बचेगा, ये 1/2 का 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 ln 2 इक्वल टू ln 11/10 इंटू टी, तो 2 ln 2 ln 4 भी लिख सकता हूँ, तो ln 4 अपॉन ln 1.1, 11/10 मतलब 1.1 हो जाएगा। अब अगर वैल्यू दे रखो तो वैल्यू रखेंगे, वरना इतना टाइम में वैल्यू नहीं दिया तो बस ये आपका टाइम, कितने घंटे के बाद, कितने टाइम के बाद, ln 4 अपॉन ln 1.1 आवर के बाद, उतना घंटे के बाद आपका 1 लाख का पॉपुलेशन जो था बैक्टीरिया और 2 लाख पे काउंट पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में एंट्रेंस वैसे तो नहीं है कितनी थी, बट अगर बोर्ड में आ जाए तो आप कर लेना इसको। फिर इसके अंदर जियोमेट्रिकल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका 17 क्वेश्चन, उसका स्टेटमेंट बताओ, क्या स्टेटमेंट बनेगा मैथमेटिकली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, given that any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of that point। क्या होगा स्टेटमेंट का मतलब, अच्छा ये जो फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ उसका क्या काम होगा, आपको क्या लग रहा है, इसको क्यों दिया होगा कि द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, क्या जरूरत पड़ने वाली है कांस्टेंट, लास्ट में c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्यों दिया होगा लास्ट में c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, गिवन एनी पॉइंट ऑन द कर्व x, y, कोई भी कर्व पता भी नहीं है पर उसका कोई पॉइंट ले लेते हैं x, y, तो बोला गया कि गिवन पॉइंट x, y ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, x, y से ड्रॉ किया हुआ
टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर है? डिवाइड बाई उसका प्रोडक्ट किसके साथ? y के साथ, और किसके इक्वल दिया हुआ? ये वो दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम x, y and y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। आपको ढूंढना होगा क्या होगा, तो इसमें सेपरेबल है dy by y, सॉरी y dy इक्वल टू x dx y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। कहां से पास हो रहा है? 0, तो y को -2, x को 0, -2 का स्क्वायर 4 बाय 2, ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू 2। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। कौन सा कर्व है? कौन सा कर्व है? हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? कौन सा हाइपरबोला? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल 4 दिया है, तो कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर में भी वर्टिकल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू -1। तो -1 मतलब कौन सा हो गया? कंजुगेट हाइपरबोला। और a और b सेम है, तो कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर कंजुगेट हाइपरबोला। हो सकता था कि आपको कुछ लेकिन इसका लोकल ऑप्शन दिए होंगे आपको, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर कंजुगेट हाइपरबोला, तो हमको पता होना चाहिए तो कौन सा हाइपरबोला है। इस तरह से आपका जियोमेट्रिकल कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो और उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप लोगों की सेपरेबल से उसके नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज करने को बोलते पूरी की पूरी होमोजेनियस थी। होमोजेनियस कैसे प्रूव करते हैं? x और फाइनली क्या आना चाहिए? और अगर dy by dx के फॉर्म में और आपको पता चल गया कि भाई होमोजेनियस है, तो फिर क्या करना है? और x by y के टर्म में हुआ तो dx by dy में हुआ तो x by y को करेगा क्या? ये करते क्यों है? बिकॉज आपका फंक्शन सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर बीच में और एक मेथड बताया था ax plus by plus c वाला फॉर्म, तो लीनियर फॉर्म में है, सेपरेट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? ax plus by plus c को ही लेंगे। यहाँ तक मैंने करवा लिया था, तो एक्सरसाइज आपको करनी थी, आप लोगों के किया नहीं है, और किया होगा तो डाउट्स नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि डाउट्स नहीं है, किया ही नहीं होगा। आज मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट 3 मेथड हो गई, सेपरेबल, ax plus by plus c, होमोजेनियस, और नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आप लोगों को। नाम में ही देखो ना, लीनियर है, बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dy by dx जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, उसका पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर चाहिए। तो लीनियर चाहिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसका पावर 1 चाहिए। दूसरा, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिपेंडेंट कौन है? उसका भी पावर 1 चाहिए, क्योंकि लीनियर है। x का पावर खुद जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। dy by dx का पावर 1 चाहिए, y का पावर 1 चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होगा तो भले दोनों का पावर 1 है, पर काउंट तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसलिए दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, और दोनों का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर ये दोनों कंडीशन की दोनों का पावर भी 1 है और दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो उनको काउंट करूंगा, तो दोनों को कंसीडरेशन में लूंगा, तो मेरा फॉर्म जो बनेगा वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, dy by dx plus py is equal to q। dy by dx का पावर 1, y का पावर 1, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में भी नहीं है। तो p और q क्या है? ये p और q कोई भी फंक्शन ऑफ x है,
ये पी और क्यू कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कोई कांस्टेंट है, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। वहां पर एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी चलेगा, log x sin x भी चलेगा। मुझे बस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 1 होना चाहिए, रो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इसकी जगह पर dx by dy के फॉर्म में, तो फिर आपका डिपेंडेंट कौन हो गया? तो फिर उसमें आप लोगों का x का पावर 1 होना चाहिए। तो फिर p और q क्या होंगे आपके इस केस में? फंक्शन ऑफ y या तो फिर कांस्टेंट। x और y डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, x और y डायरेक्टली मल्टीप्लाई कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ y मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अच्छा, बाकी इसके बीच में p और q तो कुछ कर सकते हैं, sin y मतलब ये कुछ भी चलेगा, मतलब dy by dx into the dependent variable। हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल वो मल्टीप्लाई में चाहिए, x into dx by dy नहीं चलेगा, वो इसलिए नहीं चलेगा कुछ, फिर वो लीनियर नहीं रहता क्योंकि x का पावर 1 dx by dy का पावर 1 तो 1 + 1 से 2 हो जाएगा, तो लीनियर नहीं बनेगा इसलिए। ठीक है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से कोई एक फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन में नहीं दिया जाता कि लीनियर है, वो आपको ही ढूंढना होता है कि हाँ लीनियर है। अब मुझे जब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि लीनियर है तो फिर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर पिक्चर में आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF जिसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका मतलब होता है e के पावर में p का इंटीग्रेशन, e के पावर में p का इंटीग्रेशन। p किसके टर्म में है? x के टर्म में, इसलिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। अगर इस वाला फॉर्म दिया होगा तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e के पावर में p का इंटीग्रेशन पर किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। क्यों? बिकॉज आपका p किसके टर्म में है? y के टर्म में, तो p का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बार आप लेकर के बताता हूँ क्या करना आप लोगों को। सपोज आप लोगों को दिया हुआ है कि dy by dx ये दिया हुआ x dy by dx plus 2y equal to x plus, तो ये क्वेश्चन है, आपको बोलते हैं इसका सॉल्यूशन x dy by dx plus 2y equal to x, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको जैसे मैंने बोला कि आपको दिया नहीं जाता है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, आप तो स्टार्ट हमेशा किससे करोगे? सेपरेबल से। हम हमेशा कहाँ से ट्राई करना चालू करेंगे? क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? तो मुझे तो कोई मेथड की जरूरत नहीं। क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे dy के सारे टर्म y के साथ चले जाए और x के सारे टर्म dx के साथ चले जाए? तो होने वाला है? नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं dx को अगर मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी y के साथ तो dx आ ही जाएगा, तो मतलब ये सेपरेबल तो नहीं है। अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर नेक्स्ट कौन सा मेथड? f of ax plus by plus c वाला, या मेरे ax plus by plus c ऐसा कोई फॉर्म दिख रहा है आपको इसमें? ax plus by plus c आता, तो ऐसा फॉर्म नहीं है, मतलब सेकंड मेथड भी नहीं है। तो फिर थर्ड में जाऊंगा, थर्ड कौन सा है? क्या ये होमोजेनियस है? ये सब बता दीजिए। यहाँ पर x का पावर 1, y का पावर और यहाँ पर x का पावर 2। होमोजेनियस होता तो तीनों जगह पर वेरिएबल का पावर सेम होता, तभी होमोजेनियस भी नहीं। मुझे जो तीन मेथड अभी तक आती है उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर अब मेरे पास फोर्थ बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लीनियर, अभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए कि dy by dx के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, ना dx by dy के साथ कुछ चाहिए। अब dy by dx के साथ अगर मुझे बनाना है तो उसके साथ कुछ नहीं, तो x को मुझे हटाना पड़ेगा, x को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x से डिवाइड कर लेंगे, x से डिवाइड करूंगा तो dy by dx plus 2y by x is equal to x। अब वापस चेक करो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है? dy by dx है, उसका पावर 1 है, y का पावर 1 है और दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में नहीं है, तो बराबर लीनियर है। अब इसमें p कौन और q कौन? p कौन? 2y, q कौन? किसके साथ इक्वेट करेंगे? dy by dx plus py equal to q, तो p कौन? 2 by x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर किसका इंटीग्रेशन? 2x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में कौन कांस्टेंट है? 2
2 ना 3 raised to power twice of ln x 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, राइट। अब ये जो 2 है इसको और सिंप्लीफाई करोगे 2 कहाँ जाएगा पावर में, तो e raised to power ln of x square ln का बेस e और ये सेम है x square, वो x square क्या मिला आपको I है, वो x square क्या मिला आपको I है। अब एक बार आपको जब IF मिल जाएगा फिर क्या करना, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, IF मिल गया, फर्स्ट स्टेप तो ये नहीं हो, फर्स्ट स्टेप तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर IF ढूंढा, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढने के बाद आपको उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपके स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेना। आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वही याद रखना, वो कर लेना। आपको क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपका जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 2xy, x स्क्वायर में से x कैंसिल हो जाएगा और सामने x क्यूब। जब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ IF मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कंफर्म है कि आपने जो मल्टीप्लाई किया उस वक्त का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा ना वो 100% डिफरेंशिएशन बन जाता होगा। किसका डिफरेंशिएशन बन जाता होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का, और ऐसा बनना ही बनना है, इसीलिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनना है। क्या बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट कौन था y, आपका ये वाला जो टर्म है वो x स्क्वायर y का डिफरेंशिएट होगा। आपको चेक करवा देता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगाओगे x स्क्वायर ऐसे ही y का डिवाइड बाय y ऐसे x स्क्वायर का इक्वल टू सामने कौन था x क्यूब। अब ये डिफरेंशिएशन जो इस तरफ का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या तो फिर आप ऐसा मान लो दोनों तरफ में इंटीग्रेशन अप्लाई करो, तो इस तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इक्वल से कट जाएंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से क्या बचेगा x स्क्वायर y, और यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब का इंटीग्रेशन, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्या करना है आपको, जब दिया जाए तो सबसे पहले तो चेक करो कि आगे के तीन में से कोई मेथड तो नहीं लग रहा है, सेपरेबल ax प्लस by प्लस c या होमोजेनियस, हम उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ तो लीनियर डिफरेंशियल। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म है, दोनों में से कोई भी फॉर्म आपको दिया जा सकता है। पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्म दिया, पता चल जाएगा मुझे, पता जब मैं पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इतना डिसाइडेड हो गया तो ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म। अगर मेरा इक्वेशन x स्क्वायर के टर्म में होगा तो कंफर्म है कि भाई जैसे इसमें कैसा है कि डिवाइड बाय dx और y दोनों का पावर कैसा होना चाहिए 1, और दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई में। अगर मेरे इक्वेशन अगर y स्क्वायर दिख जाता तो ये तो कंफर्म है कि भाई अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये फॉर्म तो नहीं होगा, फिर यही फॉर्म होना पड़ता होगा, है ना। फॉर्म के हिसाब से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों का पावर 1 होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। एक बार आप स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग या IF फाइंड कर लेना, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद का स्टेप क्या होगा, आपको उसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या बनेगा, आपका डिफरेंशियल बनेगा। किसका डिफरेंशियल बनेगा, मतलब एक के जो फाइनल स्टेटमेंट आते हैं ना इसके वो ऐसा आता है फाइनली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू q इनटू IF का इंटीग्रेशन। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। क्या बनने वाला है लास्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, सामने आपने किसका इंटीग्रेशन किया है q इंटू IF का q कौन था आपका, q कौन था x, IF कौन था x स्क्वायर, तो x इंटू x स्क्वायर, x क्यूब आपने लास्ट में x क्यूब का इंटीग्रेशन।
मुझे दिया हुआ है कि x प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड स्टार्ट करेंगे सेपरेबल से। क्या ये सेपरेबल है? क्या इसको आप कुछ भी करके सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या ये ax प्लस by प्लस c का फॉर्म दिख रहा है? नहीं। क्या ये होमोजीनियस है? क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 2 नहीं कर सकता हूँ, ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर बचा क्या? आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो बचता है इसी मेथड कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कौन से फॉर्म में होगा? dy बाई dx के फॉर्म में होगा कि dx बाई dy के फॉर्म में होगा? कौन सा? dy बाई dx क्यों नहीं हो सकता? क्यों y स्क्वायर आ चुका है। तो कौन से फॉर्म में होगा? सब्जेक्ट किसको बनाओगे पहले? dx बाई dy। तो dx बाई dy को बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू dx बाई dy। फिर करेंगे सेपरेट। अभी भी ये फॉर्म तो नहीं है, अभी ये फॉर्म लाना है आपको। ये फॉर्म लाने के लिए dx बाई dy अलग अलग करोगे तो प्लस 3 बाई x बाई y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो माइनस x बाई y इक्वल टू, अब आपने वो तो नीचे वाला फॉर्म आ गया। p कौन और q कौन? p कौन है? माइनस 1 बाई y और q कौन है? 3y। ये सब पता करने के बाद क्या ढूंढना है? i। क्या ढूंढना है? i इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर में माइनस 1 बाई y का इंटीग्रेशन, करेक्ट? माइनस 1 बाई y का इंटीग्रेशन माइनस ln y। ये माइनस कहाँ जाएगा? पावर में। तो क्या हो जाएगा? e रेज़ टू पावर ln 1 बाई y, ln का बेस e। तो बचा क्या? 1 बाई y क्या मिला? इंटीग्रेट करके क्या करना है? उस if को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो 1 बाई y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बाई y dx बाई dy माइनस x बाई y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? डिफरेंशिएशन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? डिफरेंशिएशन बनने वाला है। किसका डिफरेंशिएशन बनने वाला है? if इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल। जब dx बाई dy था तो इसमें डिपेंडेंट कौन है? x। dx बाई dy का डिपेंडेंट कौन है? x। dy बाई dx होता तो डिपेंडेंट कौन होता? y। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? y के। dx बाई dy है ना, तो y के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। चेक भी कर लो, प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना। 1 बाई y ऐसे x का dx बाई dy कर लो 1 बाई y इंटू dx बाई dy, फिर x ऐसे 1 बाई y का माइनस 1 बाई y ln y इंटीग्रेशन होता है। 1 बाई y का इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफरेंशिएट करना, क्या होगा? माइनस 1 बाई y बन गया। ये सामने क्या बचा? 3। फिर ये डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपको किसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा? y के रिस्पेक्ट में करना रहेगा। तो 3 का इंटीग्रेशन 3y प्लस c। तो फाइनल आंसर आप देखो तो यही आया if इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है if आपका 1 बाई y, सामने आपने किसका इंटीग्रेशन करना है? q इंटू if का q क्या था आपका? q क्या था? 3y। if क्या था? 1 बाई y। इसका प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y 3y। x dy by dx plus y minus x plus xy cot x equal to 0, where x is not equal to 0. इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। x dy by dx plus y minus x plus xy cot x equal to 0। वापस प्रॉब्लम अभी नहीं है क्योंकि अभी तो आपको पता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज
लीनियर प्रॉब्लम चालू होगा तो मिसलिनियस चालू होगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मेथड लगाना है। कौन सी मेथड चालू कहाँ से करेंगे? क्या मैं इसको सेपरेट कर पाऊंगा? क्या एक्स और वाई अलग अलग हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे ना, देखिए पता चल रहा है। क्या ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म है? नहीं है। क्या ये होमोजीनियस हो सकता है? नहीं। होमोजीनियस तो वैसे नहीं हो सकती, कॉर्टेक्स आ गया। होमोजीनियस हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन की हो सकते हैं, पावर चेक करना है ना आपको, तो कॉर्टेक्स है तो वैसे होमोजीनियस नहीं होगा ये। तो बच्चा कौन? दोनों में से कौन सा फॉर्म है? फॉर्म है अभी तो नहीं है, बट बना सकता हूँ, क्योंकि y का पावर 1 है तो बन जाएगा dy by dx के फॉर्म में। dy by dx का फॉर्म होगा तो x dy by dx, y के टर्म को साथ में लो, यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन है? y, क्या बचेगा? 1 प्लस x cot x माइनस इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो, इक्वल टू x dy by dx अकेला चाहिए तो x से डिवाइड, तो क्या बन गया? dy by dx plus y into 1 plus x cot x divided by x is equal to 1। p कौन है? 1 plus x cot x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में 1 by x plus cot x by x, नहीं सर प्लस cot x, एक्सेस कर दिया है सामने इक्वल टू, बस सामने कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 by x का इंटीग्रेशन ln x cot x का इंटीग्रेशन log ln sin x, 1 by x का ln mod x, cot x का ln mod sin x। ln में क्या होगा? प्रोडक्ट ln of x sin x ln का बेस, बचा क्या? x sin। कोइंसिडेंट केस हो रही है, अभी तक जो भी 3-4 सम के हर एक में वो e के पावर में ln of e बन रहा है, इसलिए हट जा रहा है। तो हर जगह बनना जरूरी नहीं है ना, तो जरूरी नहीं है। ये तो e रेज़ टू ln के टर्म्स में आपके सारे इंटीग्रेशन आ रहे हैं, हो सकता है ना ऊपर e रेज़ टू x की आ जाए, e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन फिर e रेज़ टू x² होगा, तो फिर वो हटेगा नहीं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हटता होगा, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आपको इसी तरह ध्यान रखना है, जो भी आपका IF है उस IF को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x sin x into dy by dx प्लस x sin x मल्टीप्लाई करो तो x कट हो जाएगा, तो y into sin x into 1 plus x cot x is equal to x sin x। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? IF into b, IF into डिपेंडेंट वेरिएबल। IF कौन है? x sin x। डिपेंडेंट कौन है इसमें? y। डिवाइडेड का डिपेंडेंट कौन है? y। और सामने क्या बचा है? x sin x। ये आपको चेक नहीं करेगा, मैंने एक दो क्वेश्चन आपको चेक बताने के लिए, आपको चेक नहीं बनता है, इसलिए IF ढूंढा जाता है, राइट। आपका लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएशन बनी जाएगा किसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का। फिर वो डिफरेंशिएशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? xy sin x इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन? x इंटू sin x का इंटीग्रेशन है ना। डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ गया तो इंटीग्रेशन हो गया। आपको x sin x का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करते हैं x sin x का इंटीग्रेशन? बाय पार्ट, कौन u कौन v, बाय पार्ट में कौन u बनेगा, कौन v बनेगा? x u sin x की, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर वो cos x का वापस एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं इसको? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिससे सीख जाता है। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वैसे बोला है फाइंड
find the equation of a curve, passing through the point 0, 2. Find the equation of the curve passing through the point 0, 2. वो तो 0, 2 लास्ट में यूज आएगा c फाइंड करने के लिए. Given that the sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by phi. क्या हुआ उसका मतलब? आपको रीड कर रहा हूँ. Given that the sum of the coordinate of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at the same point is phi. By phi. तो क्या हुआ? क्या दिया हुआ है? कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का एडिशन, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज the magnitude of slope of tangent by x plus y equal to dy by dx plus phi. वहाँ पे मोड आएगा dy by dx कौन सा फॉर्म है? कौन सी मेथड से करेंगे? क्या सेपरेबल होगा? क्या इसको सेपरेट कर पाओगे? नहीं. क्या ये ax plus by plus c का फॉर्म है? x plus y minus phi को t ले लूंगा. x plus y minus phi लीनियर फॉर्म ही तो है, राइट? अब इस क्वेश्चन में भले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में दिया है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आप दो मेथड से कर सकते हो. और पर जब मेरे पास x plus y minus phi को t लेने वाला मेथड है तो फिर मैं लीनियरिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं मुझे. x plus y minus phi को t लिया क्योंकि लीनियर फॉर्म हो चुका है. इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1, y का dy by dx, phi का 0 इक्वल टू dy by dx. x plus y minus phi आपका t था, dy by dx आपका dt by dx -1 है. -1 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या हो जाएगा? 1 plus t is equal to dt by dx. 1 plus t equal to dt by dx. ये t है तो फायदा क्या होता है? सेपरेट कर लेंगे इसको. t के टर्म dt के साथ चले जाने वाले हैं. क्या हो जाएगा? फिर तो सेपरेट करोगे तो dx equal to dt upon 1 plus t. x अलग हो गया, t अलग हो गया. dx का इंटीग्रेशन x 1 upon 1 plus t का ln 1 plus t हमने अस्यूम किया था, वापस में रख लेते हैं x plus y minus y plus t, राइट? तो क्या हो गया? x equal to ln of x plus y minus 4 plus t. अब t की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है. कहाँ से पास हो रहा है? 0,2 से. तो 0,2 से अगर पास हो रहा है तो x को क्या रख लूंगा? 0. y को क्या रख लूंगा? 2. x को 0 रखा, y को अगर 2 रखा तो क्या बनेगा? ये ln of माइनस 2 बर्मोड के बाहर आएगा तो प्लस c इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू माइनस ln 2. तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ln of x plus y minus 4 अपॉन 2. ये अपॉन 2 के साथ है जगह पर जब माइनस ln 2 रखा होगा तो ln में माइनस का क्या होता है? डिवीजन. तो क्या हो गया? x इक्वल टू ln of x plus y minus 4 अपॉन 2. फिर ln हटाएगा, ln का बेस e. तो क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x. ये 2 भी मल्टीप्लाई आ जाएगा. 2 टाइम e रेज़ टू x इक्वल टू x plus y minus 4. ये आप लोगों का कर्व हो गया जो फाइंड करना. ये हमने कौन सी मेथड से किया इसको? इक्वल टू t. अब ये वाला अगर आप फॉर्म देखो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी फॉर्म बन रहा है. dy by dx minus y is equal to x minus y से लिख सकता हूँ. ये वाला फॉर्म हो गया. p कौन? -1. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e के पावर में किसका इंटीग्रेशन? -1 का. e के पावर में -1 का इंटीग्रेशन, -1 का इंटीग्रेशन माइनस x. ये e रेज़ टू माइनस जो है वो हमारा क्या मिला? im. वो im को हम दोनों साइड
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू माइनस x डिवाइड बाय dx माइनस y इंटू e रेज़ टू माइनस x इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x इंटू x माइनस y। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है? डिफरेंशियल। क्या बनता है? डिफरेंशियल बनता है। किसका डिफरेंशियल बनता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का। और सामने क्या बचा? e रेज़ टू माइनस x इंटू x माइनस y। ये डिफरेंशिएशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन में जाएगा तो y इंटू e रेज़ टू माइनस x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस x इंटू x माइनस y। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाय पार्ट कौन u कौन v e रेज़ टू माइनस x को हाईलाइट होता है तो एक्सपोनेंशियल से लास्ट होगा x माइनस y। ऐसे ही e रेज़ टू माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस x माइनस x माइनस y का डिफरेंशियल 1x का 1 5 का 0 e रेज़ टू माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए वापस एक बार e रेज़ टू माइनस x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस y इंटू e रेज़ टू माइनस x माइनस ऑफ e रेज़ टू माइनस x प्लस c। ये ठीक है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहां से पास हो रहा है? 0,2 x की जगह पर 0 y की जगह पर 2 x की जगह पर 0 रखा y की जगह पर 2 रखा तो 2 आएगा e रेज़ टू 0 1 x की जगह पर 0 है ना तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 e रेज़ टू 0 1 यहाँ पर e रेज़ टू 0 1 तो c की वैल्यू 5 माइनस 1 4 ना तो c की वैल्यू माइनस 2। c कितना आ गया? माइनस 2। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन है? e रेज़ टू माइनस x माइनस e रेज़ टू माइनस 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 5 प्लस तो x माइनस 4 बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 4 और यहाँ पर c कितना आया था? माइनस c कितना है? माइनस 2। अब ये e रेज़ टू माइनस x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। e रेज़ टू माइनस x से जब डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? y e रेज़ टू माइनस x कट ना क्या बचा? माइनस ऑफ x माइनस 4 माइनस 2 अपॉन e रेज़ टू माइनस 4 माइनस 2 ऊपर ले जाऊंगा e रेज़ टू x हो जाएगा। करेक्ट राइट। तो अब आप लोगों का ये सारे स्टेटमेंट को अगर इस तरफ मतलब इसको शिफ्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? y हाँ मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा क्या मिल जाएगा आप लोगों को? y प्लस x माइनस 4 है ना। यहाँ सब देखो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में इस तरफ शिफ्ट होगा तो y प्लस x ये माइनस माइनस प्लस 4 हुआ होगा प्लस 4 इस तरफ आएगा तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस ट्वाइस ऑफ e रेज़ टू पावर x। कहीं पर माइनस का सेट प्रॉब्लम हुआ है। सेम टू सेम फंक्शन है देखो तो सिर्फ माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई भी मेथड जाऊंगा तो आंसर तो आना चाहिए तो कहीं पर मिस्टेक होगा चेक कर देना। पर कहने को नहीं कि ये मेथड ज्यादा इजी थी ये ज्यादा इजी सीधी बात है। देखिए आप जाओगे हमेशा किस मेथड से क्या आपका सीक्वेंस रहेगा लास्ट में फिर ये वाला जब कुछ नहीं होता है तो आपके पास ये नहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करके दो। मैंने चारों आप लोगों को बता दिया बाकी सोचो कि कैसे करोगे। tan inverse y minus x into dy is equal to 1 plus y square dx। इसका सॉल्यूशन
Homogeneous हो तो वैसे tan inverse आ जाएगा. Linear differential. Only y square दिया और x to the third power. Linear to n. Linear to linear मतलब a plus b by 1. आगे क्या x tan inverse y equal to tan inverse y का क्यूब by 3 plus 3. क्या बोलो वापस. x tan inverse y equal to tan inverse y का क्यूब upon 3 plus 3. So required tan inverse y cancel. एक भी टर्म नहीं होगा. e रेस टू tan इनवर्स ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा. x e raised to tan inverse y x into e रेस टू tan inverse y so cancel that equal to tan inverse y into e raised to tan inverse y minus e raised to tan inverse y माइनस e रेस टू. tan inverse y plus तो e रेस टू tan इनवर्स आएगा. कॉमन लेते हैं. cancel. कैंसिल तो नहीं होता कहीं पर. कैंसिल किस वजह से t होते हुए. मतलब ऐसा आना चाहिए x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू e रेस टू tan इनवर्स. हाँ
डन। कौन सा फॉर्म बनेगा? ये सेपरेबल है क्या? ये नहीं है। ax plus by plus b कहीं दिख नहीं रहा है। होमोजेनियस बनने का सवाल नहीं है क्योंकि tan इनवर्स y है। तो बचा क्या? लीनियर। अब लीनियर किसके टर्म में बनेगा? क्योंकि y स्क्वायर आ गया तो dx by dy में बनेगा। dx by dy में जब बनेगा तो इसको जब आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये dx by dy is equal to tan inverse y minus x upon 1 plus y square। क्या ये सेपरेट करोगे तो dx by dy plus x upon 1 plus y square plus x upon 1 plus y square equal to tan y upon 1 plus y square। इसका I है e raised to power 1 upon 1 plus y square तो e raised to power x। फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बना होगा? डिफरेंशिएशन किसका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट कौन है इसमें? और सामने क्या हुआ होगा? e raised to tan inverse y into tan inverse y upon 1 plus y square। अरे सर फिर इसका इंटीग्रेशन करना है तो किसको टी लोगे? tan inverse y को टी लेते ये कट क्या बचेगा? e raised to t into t। क्या बचेगा? e raised to t into t। जिसमें आपने क्या किया होगा? बाई पार्ट है ना। इसके बाद आप लोगों ने tan inverse y को t लिया होगा 1 upon 1 plus y square कट हुआ होगा तो आपके पास रहा होगा इंटीग्रेशन में e raised to t into t। बाई पार्ट से उधर t ऐसे ही e raised to t का e raised to t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t वापस e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t प्लस t। और सामने क्या था? f into e raised to tan inverse y। और इसके बाद वाले स्टेप में ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हटेगा तब जाके इंटीग्रेशन आएगा ना। तो उसके बाद आप लोग को t की जगह पर क्या रख लेना है? यहाँ से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? आपका tan inverse y है, अंदर बचा tan inverse y minus 1 plus t equal to x into e raised to inverse y। अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी इसको कैंसिल कर देते, कैंसिल नहीं होगा, प्लस t भी है ना। बस ज्यादा ये कर सकते e raised to tan inverse इस तरफ ले जाओगे तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर c upon e raised to tan inverse y आएगा तो ऊपर जाएगा तो e raised to power minus tan inverse y। सब्जेक्ट होगा ध्यान तक छोड़ दोगे तो चलेगा। आइए इतना समझ में। अब देखो इसके बाद एक फॉर्म बनेगा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड बर्नौलीज फॉर्म। बर्नौलीज फॉर्म का दूसरा मतलब होता है रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बर्नौलीज नाम के मैथमेटिशियन आपने ये सिखाया है कि भाई अगर आपके पास, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड यही 4 फॉर्म है, कौन कौन से? सेपरेबल, x dy plus t, होमोजेनियस या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे 4 में से कोई भी फॉर्म नहीं दिया, बट एक ऐसा फॉर्म है कि जिसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ और पहुंचा सकता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और मेथड जो सीखा है वो बर्नौलीज ने सीखा, दिस फॉर्म इज कॉल्ड बर्नौलीज फॉर्म। तो बोला कि अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मली फॉर्म ऐसा होता है ना, dy by dx plus py equal to q, जहाँ पर p और q क्या है? फंक्शन ऑफ x या तो कांस्टेंट, राइट। बट अगर उसके साथ dy by dx plus py equal to q के साथ आपके पास y का और एक टर्म भी दिया हुआ है y raised to n या फंक्शन ऑफ y कुछ भी, जबकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज फॉर्म। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गया तो फिर मेथड बता अपने को, राइट। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में सब आपको दिया हुआ है कि x dy by dx plus y equal to x square y square।
तो बोलते इसका पोजीशन फाइंड करके दो। अब चालू करोगे सेपरेबल से, सेपरेट होगा नहीं, ax प्लस by प्लस c का फॉर्म कहीं दिख नहीं रहा है, होमोजेनियस होगा नहीं, पावर 1 पावर 4 पावर सेम नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये एक मेथड बचा है, वो भी नहीं होता। इसके लीनियर होता तो x या y किसी का तो 1 का पावर 1 होना चाहिए, तो दोनों का पावर 2 है, तब ये देखोगे तो ये लीनियर ही नहीं है, तो मुझे उसको फॉर्म आता भी नहीं है। तो फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे, x अगर मैं डिवाइड में ले लूं तो dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म बचे, एक एक्स्ट्रा मिला जो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई बर्नौलीज फॉर्म बना तो आपको क्या करना है मेथड में? आपको मेथड में ये करना है कि यहाँ पर जो टर्म है ना y स्क्वायर, जो एक्स्ट्रा टर्म है उससे डिवाइड कर लेना है पूरी इक्वेशन, जो एक्स्ट्रा टर्म उससे आपको डिवाइड करना है। तो मैं y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, y स्क्वायर से जब डिवाइड करूंगा तो 1 by y स्क्वायर dy by dx प्लस 1 by xy y पर इक्वल टू x। जो आपका एक्स्ट्रा टर्म होगा उसको जैसे आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका जो सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म के अंदर एक ऐसा टर्म दिखेगा आपको कि जिसका डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म में होगा। सेकंड के अंदर आपको एक ऐसा टर्म दिख जाएगा, ऐसा कोई फंक्शन दिख जाएगा जिसका डिफरेंशियल यहाँ होगा फर्स्ट के अंदर। दिख रहा है आपको? 1 by y का डिफरेंशियल क्या होता है? -1 by y स्क्वायर dy by dx, जो यहाँ पर है। तो मैं इसके बाद क्या करूंगा, उस टर्म को ले लूंगा t, जिसका डिफरेंशियल फर्स्ट में है। तो हम क्या करेंगे, 1 by y को ले लेंगे t, 1 by y को t लिया तो 1 by y का डिफरेंशियल -1 by y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू dt by dx इक्वल टू, तो 1 by y स्क्वायर dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस dt by dx, इसकी जगह पर रिप्लेस कर लिया जाएगा माइनस dt by dx। 1 by y आपका t है तो प्लस t by x इज इक्वल टू, तो अगर मैं माइनस को हटा लेता हूँ, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो dt by dx माइनस t by x इक्वल टू ये वाला फॉर्म जो बर्नौलीज फॉर्म था वो कन्वर्ट हो चुका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका p कौन, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? p कौन और q कौन? माइनस q कौन? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर किसका इंटीग्रेशन? माइनस p का ना, p कौन है? वो माइनस मेरा मत भूलना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसका प्लस था। 1 by x का इंटीग्रेशन ln x, साथ में माइनस भी है, e रेज़ टू माइनस ln x, माइनस आएगा पावर में e रेज़ टू ln 1 by x, तो आंसर है ना, ln का बेस e है। आपका if क्या मिल गया? 1 by x, if क्या मिला? 1 by x। फिर उसको क्या करेंगे, 1 by x को मल्टीप्लाई किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो 1 by x dt by dx माइनस t by x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बना? डिफरेंशियल ऑफ इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कौन? t इज इक्वल टू माइनस। फिर ये डिफरेंशियल दूसरी तरफ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो किसका इंटीग्रेशन? -1 का, t की वैल्यू रख लिया जाए, क्या लिया था? 1 by y, तो 1 by xy इक्वल टू माइनस x प्लस, ये होते हैं बर्नौलीज। क्या करना है वापस एक बार, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टर्म एक्स्ट्रा जो नहीं होना चाहिए y का फंक्शन, और अगर ये dx by dy में होता तो यहाँ पर x का एक्स्ट्रा टर्म होता। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टर्म होते क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सेकंड टर्म के अंदर आपको एक ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला होगा, उसको आपको t लेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर। और लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो फिर सेम मेथड आप लोगों को जो सीखे हो वही अप्लाई कर लेना।
ये दिया होगा आपको dy by dx plus x sin 2y equal to x cube cos square y। क्या करें? dy by dx plus x sin 2y equal to x cube cos square सेपरेबल से चालू करें। क्या सेपरेबल है? नहीं है। क्या ये a plus b plus c का टर्म बनता है? नहीं बनता। क्या ये होमोजेनियस हो सकता है? sin cos आ गया तो होमोजेनियस तो होने चला। क्या ये लीनियर है? तो ये लीनियर है? क्यों नहीं है? x की पावर 3 होने दो, क्या फर्क पड़ता है? डिवाइड में मुझे तो प्रॉब्लम है कि y का पावर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। पहले प्रॉब्लम तो y नहीं है, पहले प्रॉब्लम तो y ही नहीं है। ठीक है, आपका फॉर्म था dy by dx plus py equal to q, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ही गायब है। पर हाँ, साइन का टर्म है y के टर्म्स में। अगर उसको भी मैं मान लो कि चलो हाँ ये y का टर्म है तो सामने फिर y होना नहीं चाहिए था, पर है, इसलिए ये कौन सा फॉर्म हो गया? बर्नौली। एक्स्ट्रा कौन सा टर्म है? एक्स्ट्रा कौन है? नहीं होना चाहिए था। तो क्या करोगे? cos square y से दोनों साइड डिवाइड, cos square y से डिवाइड करोगे तो dy by dx अपॉन cos square y मतलब sec square y प्लस x into sin 2y को क्या लिखोगे? 2y cos y अपॉन cos square y। क्या हो जाएगा? 2 10y sin y cos y पे cos square y एक बार cos कैंसिल हो जाएगा, sin y पे cos y 10y इज इक्वल टू, जैसे आप डिवाइड करो तो आपको सेकंड टर्म का अंदर एक ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसका डिफरेंशियल फर्स्ट में 1 है, 10y, तो उसको t ले लेना है। 10y को t लिया, 10y का डिफरेंशिएशन 10y divided by dx is equal to dy by dx। इसकी जगह पर क्या रख लेंगे? dy by dx plus 2xt is equal to, हो गया लीनियर डिपेंडेंट वेरिएबल। t p कौन है? 2x, तो e raised to power 2x का इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन, आपका if क्या है? मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियल बनेगा। आप लोगों को लिखने को स्टेप में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। किसका डिफरेंशियल बनेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। सामने क्या आया होगा? x क्यूब इनटू e raised to x स्क्वायर, है ना? q के साथ ये if मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये डिफरेंशियल दूसरी तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन d इसको लिया सबने 10y into e raised to x square equal to x cube into e raised to x square का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? बाय पार्ट्स करने से पहले और एक चीज करेंगे, क्योंकि बाय पार्ट्स करने जाओगे तो बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपका x क्यूब है, आप x स्क्वायर को पहले t ले लीजिए, t की जगह पर और वेरिएबल ले लो, t ऑलरेडी ले चुका हूं, q ले लो। 2x इक्वल टू तो dx इक्वल टू du अपॉन 2x, 2 बाहर, x एक बार कट, क्या बचेगा? x स्क्वायर मतलब कौन? u ना, तो u इंटू अब बाय पार्ट करोगे तो u ऐसे ही e raised to u का e raised to u माइनस u का डिफरेंशिएट 1 e raised to u का इंटीग्रेशन e raised to u वापस e raised to u का इंटीग्रेशन e raised to u प्लस सारी वैल्यू डाल दिया जाए तो 10y into e raised to x square equal to half of x square into e raised to x square minus e raised to x square plus c चाहो तो यहाँ e raised to x square कॉमन ले तो कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ऑफ c। तो ये फॉर्म को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो फिर बर्नौली फॉर्म। क्लियर है क्या करना है? मेथड आपको ध्यान में रखनी हर चीज की, जैसे मैंने आपको बताया होमोजेनियस है तो y by x को t लेना है, लीनियर ax plus b plus c का टर्म है तो c को t लेना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए? if ढूंढना है, if से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा डिफरेंशियल किसका? if इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिफरेंशियल दूसरी तरफ जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? q इनटू if का। बर्नौली फॉर्म होगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म दिखेगा जो नहीं होना चाहिए राइट हैंड साइड, उससे आपको डिवाइड करना है। सेकंड टर्म के अंदर एक फंक्शन दिखेगा जिसका डिफरेंशियल फर्स्ट टर्म उसको t लेना है। ठीक है?
फिर कभी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं जो होमोजीनियस में, मतलब 4 जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें तो कुछ भी नहीं, अब 4 की जगह पर 5 फॉर्म, अगर 1 इसको भी काउंट कर लेते हैं, वो 5 में से ही कुछ नहीं। एक ऐसा फॉर्म बनता है जिसको आप रिड्यूस करके होमोजीनियस पे पहुंच जा सकते हो, जैसे कि dy by dx is equal to 2x plus y minus 1 upon x plus y minus 3। स्टार्ट करते हैं सेपरेबल से, क्या ये सेपरेट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x के साथ तो y आ ही जाने वाला, y के साथ x आ जाने वाला, तो सेपरेट तो नहीं होगा। क्या ये ax plus by plus c का फॉर्म है? यस, बट t लोगे कॉमन नहीं, ax plus by plus c का फॉर्म तो है, पर दो तो ax plus by plus c, एक होता तो मैं t ले लेता, या तो फिर दोनों में कुछ कॉमन होता तो मैं t ले लेता, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर पहुंचा कहाँ? होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस है? कौन नहीं होने दे रहा है? कांस्टेंट। अगर ये 1 और 3 नहीं होता तो कौन सा फॉर्म हो जाता? होमोजीनियस। फिर x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 1, y का पावर 1, तो होमोजीनियस हो जाता, y पे x को t लेके प्रोसीड कर लेता, जैसे क्वेश्चन किया भी था हमने क्लास में, राइट। बट ये कांस्टेंट उसको होमोजीनियस नहीं बनने दे रहा है। अगर कांस्टेंट अगर उसको होमोजीनियस बनने नहीं दे रहा है तो इसमें की कांस्टेंट आपकी प्रॉब्लम है, उसको हटाना पड़ेगा। कांस्टेंट को हटाओगे कैसे? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कांस्टेंट को हटाने का। अभी ये अच्छा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन आपको देता क्या है अगर ग्राफिकली समझे तो? लाइन, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब पेयर ऑफ लाइन है बेसिकली। अभी यहाँ कहीं है, अब आपको इसको उठा के यहाँ से पास करवाना है। कहाँ से? जैसे ही ओरिजिन से पास होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा, और कांस्टेंट गायब हो गया तो होमोजीनियस बन जाएगा। अभी तक हम लोग हमेशा उल्टा करते आ रहे हैं। यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब आपको उल्टा करना है, आप यहाँ हो और यहाँ से यहाँ आना है, राइट। कैसे करोगे? आप क्या करोगे? ये पॉइंट अगर मैंने x को मार्क किया तो हम बोलते हैं कि जब शिफ्ट करते हैं x का क्या हो जाता है? x माइनस एच, और y का क्या हो जाता है? y माइनस। x का क्या हो जाता है? x माइनस एच, और y का हो जाता है y माइनस एच। ये जो x माइनस एच होता है वो आपका न्यू कोऑर्डिनेट होता है। अगर नॉर्मली हम जब शिफ्ट करते हैं तो आपका x y क्या बनता है? x माइनस एच, और तो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट होता है कैपिटल X और कैपिटल। वो लिखते नहीं हम लोग, होता तो ऐसे ही है ना। अगर ये आपका x पर इक्वल टू 4ay है पैराबोला, इसको आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया x k पे, पैरेलल टू द x एंड y एक्सिस, एंड सपोज दिस पॉइंट इज x k, तो ये कोऑर्डिनेट, ये फंक्शन क्या होगा? x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k। तो ये आप लोगों का बेसिकली कैपिटल X और ये कैपिटल Y है। स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते ना, तो वही करते हैं अपने, सेम टू सेम, कुछ नहीं। x माइनस एच को आपको कैपिटल X ले लेना है, y माइनस k को आपको कैपिटल Y ले लेना है, ठीक है। और h और k कहाँ से मिलने वाला है? h और k कौन है? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो h और k क्या है? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट। अभी उसकी जरूरत नहीं, बाद में लास्ट में उसको पुट कर लेंगे। बट h और k कहाँ से मिलेगा समझ आ गया? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो आपको निकालना होगा। अब x माइनस एच को मैंने कैपिटल X लिया, y माइनस k को कैपिटल Y लिया, तो अब आप लोगों का ये इक्वेशन जो होगा उसमें ये स्मॉल y स्मॉल x को भी हटाना पड़ता होगा। तो मैं स्मॉल x का डिफरेंशिएशन करूंगा कैपिटल X के रिस्पेक्ट में। h तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट 0 सामने 1, y का डिफरेंशिएशन कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में वो भी 1। तो स्मॉल dx किसके बराबर हो गया? कैपिटल dx। स्मॉल dy किसके बराबर हो गया? तब ये फंक्शन क्या हो गया? पूरा d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X। स्मॉल x की जगह पर कैपिटल X प्लस है, स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पर कैपिटल X प्लस है, y की जगह पर कैपिटल Y प्लस के माइनस 3। फिर dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस y प्लस सारे कांस्टेंट को साथ में कर लेता हूँ, 2x प्लस k माइनस 1 कांस्टेंट होगी, और डिवाइडेड बाय x प्लस y
प्लस एच प्लस के माइनस बी। ऐसा है। अब आप लोग कहाँ पर शिफ्ट कर चुके हो? और एक तरह से देखा तो ये कहाँ साइड टू एच पर ये माइनस है, ये इसको हम ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो इनको सेटिस्फाई करता होगा। तो ये देखो एच को हम टू एच प्लस के माइनस और नीचे आपका एच प्लस के माइनस, और वो एच को हम कहाँ शिफ्ट कर चुके हैं? इस तरह की कांस्टेंट को किसके इक्वल बना पाएगा? 0 के बराबर। तो पहले भी बात कर चुके कि एच और के कहाँ से मिलना है, इन दोनों को जब सोल्व करोगे तब मिलेगा ना। तो वही आए तो नहीं। और अगर ये 0 हो चुका है तब आपका इक्वेशन ही क्या बन चुका है? dy by dx is equal to 2 capital X plus y upon capital X plus y। अब और एक बार समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ हो, आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ ले जाना पड़ेगा, जा नहीं रहे पर ले जाना पड़ेगा अपने को, राइट? क्यों ले जाना पड़ेगा? बिकॉज अभी कोई भी फॉर्म इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल है। इसको मुझे होमोजेनियस बनाना और होमोजेनियस में सवालों में कांस्टेंट करना है। इसलिए हम इस लाइन ऑफ इक्वेशन को, क्योंकि ये तो है तो स्ट्रेट लाइन थी, तो ये पेयर ऑफ लाइंस को हम शिफ्ट करवा रहे हैं ओरिजिन पे। और जब आप शिफ्ट करवाते हो तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को पैरेलल होता है। क्या होता है? शिफ्टिंग बॉडी का यूज होता है। जब आप पैरेलली करते हो तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को, ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे को, अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों में से किसका डिफरेंस होगा? कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो इसका पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर इसका ये लाइन अगर ये है तो इसका पैरेलल लाइन क्या होने वाला है? ये तो सेम ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा ना। तो क्या फर्क होगा? और वो पॉइंट ये कहाँ से पास हो रहा है? तो कांस्टेंट होगा ही, इसीलिए इसका पैरेलल लाइन आपका ऐसा दिख रहा है, जो कांस्टेंट 0 है। और इसका पैरेलल लाइन में ये पार्ट सेम होगा और कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन से पास ऐसा दिख रहा है। वो पूरा ये हो गया कंसेप्ट, उसको मैथमेटिकली मैंने लिख के दे दिया। अब तो कौन सा फॉर्म है? तो क्या मेथड? y by x को t कैपिटल Y by कैपिटल X को t कैपिटल Y इक्वल टू t कैपिटल X है ना, dy by dx इज इक्वल टू t प्लस x dt by dx। वही सेम अप्रोच जो होमोजेनियस में करते थे, t प्लस x dt by dx इज इक्वल टू 2x प्लस t कैपिटल X डिवाइडेड बाय x प्लस t कैपिटल X। क्या कॉमन निकल के कैंसिल? कैपिटल X क्या बचेगा? कैपिटल X dt by dx इज इक्वल टू 2 प्लस t अपॉन 1 प्लस t माइनस t। ये t को तरफ शिफ्ट किया, एलसीएम लूंगा तो x dt by dx इज इक्वल टू 2 प्लस t माइनस t, तो t और t कट हो जाएगा, 2 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t सेपरेट हो रहा है, 1 प्लस t अपॉन 2 माइनस t स्क्वायर इंटू dt इक्वल टू dx बाई x। इसका इंटीग्रेशन, ये तो ln x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का एक मेथड है, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर सेट कर लो, पर मेरी सबसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना चाहिए। तो दो फैक्टर कौन से? √2 माइनस t और √2 प्लस t। पार्शियल फ्रैक्शन से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे भी देख लो, पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी हो जाएगा। भूल जाते हो तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला मेथड तो है, इसका डिफरेंशियल ऊपर सेट करके जो करते हैं, इंटीग्रेशन कर लोगे, फाइनल आंसर किस में आएगा? वेरिएबल कौन आएगा? t। पर फाइनल आंसर में कौन कौन आएंगे? t आएगा और कैपिटल x आएगा। t हमने अज्यूम किया है, t की जगह पर क्या रखोगे? कैपिटल y बाई कैपिटल x। तब आपके इक्वेशन में शिफ्ट क्या होगा? कैपिटल y होगा, कैपिटल x होगा, वो भी आपने अज्यूम किया है। कैपिटल y की वैल्यू क्या रखोगे? y माइनस कैपिटल x की जगह पर क्या रखोगे? x माइनस h। और वो h और k की वैल्यू कहाँ से मिली होगी? तो वो आपको तो दिस फॉर्म, ऐसा कभी फॉर्म आता है तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू होमोजेनियस। कैसे करेंगे? तो वही शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। तो कभी कभी ले ऐसे भी क्वेश्चन आए हाथ तक, तो अगर आ जाए तो आपसे बचना चाहिए।
तो मोस्टली दो मेथड्स आप लोगों का लीनियर मतलब डिफरेंस इक्वेशन में हो सकता है। सॉल्यूशन के लिए मैंने सारे बताए। फिर अब ऐसे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं कि जब यहाँ से ये जो अभी तक हमने 6 फॉर्म में सीख चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बर्नौली जो रिड्यूस करते हैं लीनियर में, अभी एसिड पर जो रिड्यूस करता है होमोजेनियस। अभी 6 में से भी कुछ नहीं है, ये 6 में से भी कुछ नहीं है। तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बनते हैं, वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। बट मेनली ये 6 फॉर्म है आप लोगों को। तब इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बाकी है कि आप लोगों को एक फॉर्मेशन मुझे समझाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की बात आएगी तो कैसे बनाओगे, और वो एग्जैक्ट फॉर्म वाला। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को प्रैक्टिस होकर जो करना होगा। तो आप लोग सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक, आप लोग की टेक्स्ट बुक तो पूरी हो जाएगी क्योंकि बर्नौली तो हैवी नहीं टेक्स्ट बुक में। उसमें तो 4 ही मेथड है। कौन कौन से? सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, उसके दो इक्वेशन। जैसे इसके अंदर एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, मुझे बताओ कैसे करोगे। बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, the population of a village increased continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at any time। उसका मतलब समझो, वापस सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। The population of a village increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present at that time। dp by dt is proportional to p, dp by dt is proportional to p। वो वेक्टर वाला क्या है तो पता है वैसे dp by dt is proportional to the p मतलब उस टाइम पर जो प्रेजेंट के इनहेबिटेंट जो होंगे। प्रोपोर्शन हटाओगे तो कितने कांस्टेंट आ जाएंगे आपके पास जो फाइंड करना पड़ेगा। dp by dt is equal to kp, dp by p equal to kdp, अगर इंटीग्रेशन करने वाला ln p equal to kt plus t। तो अब k और p नहीं पता और उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया होगा। बोले कि द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999। 1999 में कितना है 20,000, मतलब इनिशियल टाइम का पॉपुलेशन हो गया। तो जब t 0 है तो p कितना है 20,000, t 0 है तो p कितना हो गया 20,000। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी ln 20,000, तो c मिल गया। ये उस तरफ जाएगा तो ln p by 20,000 हो जाएगा इक्वल टू kt। फिर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 20,000 था 1992 में, 25,000 हो गया 2004 में। तो 1999 में अगर 20,000 और 2004 की बात करें तो टाइम का गैप कितना हो गया 5 है। और t जब 5 है तब आपका पॉपुलेशन अब 20,000 की जगह पर 25,000 हो गया। तो t जब 5 तो p आपका 25,000। तो उसमें क्या मिल जाएगा आप लोगों को? k मिल जाएगा, k मिल जाएगा ना, k मिल गया तो पूरा इक्वेशन आ गया। तो फिर पूछेंगे व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। क्या मिल गया है पूरे इक्वेशन आ गया। तो लास्ट में आपको p पता करना है कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, क्योंकि 1999 से चालू किया जब आप 2009 की बात करते हो, t की जगह पर 3 साल दूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। अरे इसमें ये जो भी अभी तक क्वेश्चन है बैक्टीरिया या पॉपुलेशन है वो हमेशा इंक्रीज होता है। कभी अगर ऐसा है कि कोई मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डीके हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है और उसी रेट से हो रहा है, मतलब कुछ दिया होगा जैसे ऐसे ही क्वेश्चन की उस पर्टिकुलर टाइम पर जितना भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है माइनस करेंगे, प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू माइनस है ना, बाकी सब कुछ ठीक है।